नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं गौरी लंकेश की। गौरी लंकेश बेहद मुखर पत्रकार थीं। वो तमाम मुद्दों पे अपनी बात खुलकर बड़े तीखे शब्दों में रखा करती थीं। वो हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ थीं, वो दक्षिणपंथी मूल्यों के खिलाफ थीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थीं, वो लड़कियों को द्वितीय दर्जे की नागरिकता दिए जाने के खिलाफ थीं, वो सांप्रदायिकता के उभार को लेकर चिंतित थी, वो अपने समय में लेखकों की हत्या को लेकर चिंतित और परेशान थी। वो लगातार खुलकर बड़ी तीखी भाषा में सबकी आलोचना करने में कहीं कोई हिचक नहीं दिखाती थी। तो बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ थे। इस मुखालफत की उनको कीमत चुकानी पड़ी। आज 6 सितंबर है। 5 सितंबर को, आज से 8 साल पहले 2017 को उनको गोली मार दी गई। 1 2 नहीं 7 गोलियां उनको मारी गई। वो दफ्तर से घर लौट रही थी। उनको पता नहीं था कि 2 लोग मोटरसाइकिल पे उनका पीछा कर रहे हैं। एक आदमी उनके घर के बाहर उनकी राह देख रहा है। जैसे उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उन पे गोलियां बरसाई जाने लगी। उनकी तत्काल मौत हो गई। गौरी लंकेश की मौत इस देश में आजादी, बोलने की आजादी के खिलाफ एक बड़ी चोट थी। ये एक तरह की चेतावनी थी लेखकों, पत्रकारों को कि तुम न बोलो। ये वो दौर था जब इसके पहले भी कई लेखकों की, कई बुद्धिजीवियों की हत्या हो चुकी थी। नरेंद्र दाभोलकर की महाराष्ट्र में, गोविंद पानसरे की हत्या की गई थी। कर्नाटक में 2015 में MM कलबुर्गी को मार दिया गया था। इन सब का कसूर एक ही था, ये प्रगतिशील मूल्यों के हिमायती थे, अंधविश्वास के विरोधी थे और किसी भी तरह की सांप्रदायिक नफरत और हिंसा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो इन सबको मार देना दक्षिणपंथी ताकतों को लगा कि यही उनका सबसे सही इलाज है। ये दौर और भी कट्टरताओं के लिए याद रखा जाना था। जिस समय, ये वही समय था जब दादरी में एक शख्स को गोमांस के शक में घर से निकाल के पीट पीट के मारा गया। वो एक तरह की सार्वजनिक हुक थी जो हमारे जीवन पे उस हत्या से पड़ी थी। आने वाले वर्षों में हमने पाया कि ऐसी हुक बची नहीं है। मॉब लिंचिंग एक न्यू नॉर्मल बना दी गई है। लेकिन हम एक दूसरी बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं, बल्कि 2 बातों की ओर। एक तो ये कि जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, गौरी लंकेश ने, चाहे नरेंद्र दाभोलकर ने, उनके हिस्से का इंसाफ आज तक नहीं हुआ है। उनके आरोपियों को जमानत दे दी गई है, इस बात के बावजूद कि उनमें से गौरी लंकेश के मामले में SIT ने माना कि एक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने कहा है कि उसको बताया गया था कि गौरी लंकेश हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती हैं। SIT ने यह भी कहा था कि 4 हत्याएं एक ही समूह ने की हैं। लेकिन अब वो सब आजाद घूम रहे हैं। कहना मुश्किल है, न्यायपालिका का जो हमारा रवैया है, हमारा न्याय तंत्र जिस तरह चल रहा है, उसको देखते हुए कि क्या वाकई उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है दिल्ली दंगों के नाम पे जिन 9-10 लोगों को बेमतलब दिल्ली पुलिस ने अनाप शनाप आरोपों में, साजिश के आरोप में जेल में डाल रखा है, जिनका केस तक शुरू नहीं हुआ है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र तक दायर नहीं हुए हैं, उन सबको अदालत ने जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये हमारे यहाँ न्याय की स्थिति है, होती जा रही है। तो अब लेकिन जिस दूसरी बात की ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, 2015 में जब MM कलबुर्गी की हत्या हुई तो हमारे प्रिय लेखक उदय प्रकाश ने अपना सम्मान लौटाने की घोषणा की। उसके एक ही महीने बाद नयनतारा सहगल ने साहित्य अकेडमी सम्मान लौटाया, अशोक वाजपेयी ने लौटाया। उसके बाद तो तांता लग गया। भारतीय भाषाओं के अलग अलग लोगों ने अपने सम्मान लौटाए। जनवरी आते आते जब ये आयोजन होना था साहित्य अकेडमी का सम्मान समारोह, कई लेखकों ने साफ कर दिया कि वो पुरस्कार नहीं लेंगे। जिनको पुरस्कार मिल चुका था उन्होंने लौटाने की घोषणा की। ये इत्तेफाक से उन्हीं दिनों रोहित वेमुला ने खुदकुशी की थी। ये फिर हमारे समय की बढ़ती असहिष्णुता का एक और प्रमाण था, जिससे पता चलता था कि किस तरह लोग हाशिए पे डाले जा रहे हैं, वो खुदकुशी के लिए मजबूर हैं।
या उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो उस साल 2015 से शुरू हुआ 2016 तक खिंचा पुरस्कार वापसी का आंदोलन अपने ढंग से राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता रहा। ये लेखक कोई आपस में एकजुट नहीं थे, उनमें कई एक दूसरे के विरोधी थे। सबने स्वतंत्र ढंग से फैसला किया था। संभव है एक दूसरे के फैसलों से उन्होंने प्रेरणा ली होगी। बल्कि जिन लोगों ने पुरस्कार नहीं लौटाए उनमें भी कई लोग थे जो इस असहिष्णुता के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में थे। तो खैर, वो एक ऐसा साल था जब हमने पाया कि जिन लेखकों की आवाज सुनी नहीं जाती है, जिनको ये मायूसी रहती है कि उनकी किताब कोई पढ़ता नहीं है, उनकी आवाज सत्ता सुन रही है, वो उससे डरी हुई है। और ये डर इतना बड़ा है कि सत्ताधारी दल और उसके समर्थकों ने इन लेखकों को एक पुरस्कार वापसी गैंग का हिस्सा बता डाला, जैसे कोई गैंग हुई है। एक जानकारी और आपको देता हूं। 2015 में बिहार में चुनाव हुए थे और उस समय आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार को लगता था कि उनकी जीत में इस पुरस्कार वापसी की मुहिम की एक बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली में उन्होंने 8-10 लेखकों पत्रकारों को न्योता दिया था बातचीत का कि वो आए और बिहार में जो सांस्कृतिक संस्थाएं मरी हुई हैं उनको जिलाने का काम करें। वो बड़े उत्साह में थे। उन दिनों सांप्रदायिकता से लड़ने की बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि लेखकों को उन संस्थाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उनको बिल्कुल संवार सकते हैं, उनको विचार और आंदोलन का मंच बना सकते हैं। इत्तेफाक से उसके कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार चले गए, बीजेपी के साथ सत्ता पलट गई और नीतीश कुमार की विचारधारा भी पलट गई। बिहार में सांस्कृतिक आंदोलन की जो कल्पना थी, बिहार में संस्थाओं को जिलाने की जो कल्पना थी, वो खाक में मिल गई और उसकी जगह आज हम देख रहे हैं कि फिर चुनाव होने को हैं। फिर सांस्कृतिक चेतना की जगह वहां एक गाली है जो पूरे बिहार पे छाई हुई है। और इस गाली को कौन बढ़ा रहा है? इस गाली को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने हवा दी है। इस गाली को भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। तो आने वाला बिहार का चुनाव किसी सांस्कृतिक मुद्दे पे नहीं, किसी जरूरी मुद्दे पे नहीं, एक गाली के मुद्दे पे लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को भूलते हुए कि हमारी राजनीति लगातार कितनी संस्कृति विहीन होती जा रही है। इस मोड़ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2015-16 के दौर में कई लेखकों ने जो एक मुहिम छेड़ी थी, कई लेखकों ने प्रतिरोध का जो एक मंच खड़ा किया था। मुझे याद है कि उसी दौरान दादरी को लेकर एक बड़ी सभा हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें कृष्णा सोवती जैसी 80 पार की लेखिका आई थी। उन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने भाषण दिया था। गिरीश कर्नाड कर्नाटक के भाषणों में के प्रदर्शनों में शामिल रहे थे, जो अपनी बीमारी के बावजूद वहां पहुंचे थे। ये फिर एक दौर है जब लगता है कि लेखकों को अपनी भूमिका याद करने की जरूरत है। अगर वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं, प्रदर्शन जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार लिखना, लगातार आवाज उठाना, लगातार याद दिलाना कि जो कुछ हो रहा है वो उसको देख रहे हैं और उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। मैं एक अपील करता हूं कि कम से कम इस सांप्रदायिक समय में, इस बजबजाती हिंसा के दौर में, जब मॉब लिंचिंग को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है, जब लेखकों और पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, जब प्रतिरोध की आवाजों को लगातार दबाया जा रहा है, तब और ऊंची आवाज में हम सबको बोलने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय जरूर दें और हम संवाद का सिलसिला बनाए रखेंगे। धन्यवाद।